अस्सलाम वालेकुम जी। ना अब साइंस में हम हमेशा ये कहते हैं कि अपने कंसेप्ट्स बेहतर करें, अंडरस्टैंडिंग बेहतर करें, चीज़ों को समझें, क्रिटिकली उन पे गौर करें और फिर उस कंसेप्ट को अप्लाई करें या लागू करें और तब मामला बेहतर समझ में आएगा। लेकिन हमेशा कंसेप्ट्स भी काम नहीं आते, अक्सर और बेशतर हमें रट्टा भी लगाना पड़ता है। साइंस में रट्टे से भी काम किया गया, साइंस में इंट्यूशन अल्हाम से भी काम किया गया। बहुत सारी थ्योरी सामने आई जो इंट्यूशन की बुनियाद पे थी और बहुत सारी ट्यूशन नहीं इंट्यूशन अल्हाम की बुनियाद पे, और बहुत सारी रट्टे कोटे की बुनियाद पे भी बहुत सारी थ्योरी सामने आई ना। बहुत थ्योरी भी ऐसी ही है। हम आज जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं नील बोहर की थ्योरी है, हाइड्रोजन एटम के लिए मॉडल है जी बोहर का। बोहर थ्योरी भी कहते हैं, बोहर एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम भी कहेंगे। जनाब 1913 में ये थ्योरी पेश की गई और ये वो वक्त था जब 1911 में रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया और उस मॉडल की बुनियाद पर यह बात सामने आई या क्लियर हुई कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होते हैं और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। एटम का मैक्सिमम मास उसके मिनिमम पोर्शन में एलोकेटेड है जिसको न्यूक्लियस का नाम दिया गया और इसीलिए रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो न्यूक्लियर मॉडल भी कहलाता है। तो जनाब ये वो वक्त था जब रदरफोर्ड ने नया अपना न्यूक्लियर मॉडल एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया था और नील बोहर रदरफोर्ड के साथ उसकी लैब में काम करना शुरू हुआ था। तो जनाब ये जो बोहर थ्योरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं या बोहर का एटॉमिक मॉडल है ये रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से इंस्पायर्ड है, अगरचे रदरफोर्ड के मॉडल वाली कोई बात इसमें शामिल नहीं है। इंस्पायर्ड कैसे है? इंस्पायर्ड का मतलब ये नहीं है कि ये उसकी ही कुछ बातें इसमें शामिल हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट है। फिर इंस्पायर्ड कैसे है? तो जनाब नील बोहर साहब ने सोचा कि अगर एटम का मैक्सिमम मास उसके मिनिमम पोर्शन में है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो एटम का जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे है। उसने सोचना शुरू किया और सोचते सोचते जनाब जो सामने आया वो आज हम डिस्कस करने लगे हैं बोहर थ्योरी के तौर पे। तो बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है ये उसी रदरफोर्ड के मॉडल से इस तरह से इंस्पायर्ड है कि उसी के को सोचते हुए उसने फर्दर एनहांसमेंट की कि न्यूक्लियस को तो एक्सप्लेन कर दिया जी रदरफोर्ड ने काफी हद तक, और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन थे वो न्यूक्लियस के बाहर कैसे हैं उसको एक्सप्लेन किया गया है। इसी में बोहर थ्योरी में इसका न्यूक्लियस से कोई ताल्लुक नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट को इलेक्ट्रॉन की एलोकेशन को डिस्क्राइब करता है। और मजे की बात यह है कि ये जो बोहर का मॉडल है ये सेमी क्लासिकल मॉडल कहलाता है और इसमें कुछ बातें पुरानी हैं, कुछ बातें नहीं हैं, कुछ बातें जस्टिफाई होती हैं, कुछ बातें जस्टिफाई नहीं हुई। इनफैक्ट बोहर ने जब ये मॉडल प्रेजेंट किया तो बहुत सारी बातों की उसे खुद भी समझ नहीं थी, बाद में काफी सारी बातें एक्सप्लेन हुई। हुआ क्या कि जब बोहर ने अपना मॉडल प्रेजेंट किया देयर आर 3 पोस्टुलेट्स फॉर दिस मॉडल, पोस्टुलेट 1 2 3 अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चलें बात शुरू करते हैं, बाकी बातें साथ में होती रहेंगी। तो जनाब पहला पोस्टुलेट क्या कहता है बोहर के एटॉमिक मॉडल का? वो कहता है जनाब कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होते हैं और अपने अपने डेफिनेट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। तो मैं यहां बताता हूं टिपिकल बोहर मॉडल। ये जनाब न्यूक्लियस है, ये वही मॉडल बनेगा, वही एटम बनेगा जो हम सारी उम्र से बनाते आए हैं। न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं पहले ऑर्बिट में, यहाँ पे ये कहलाते हैं, ये जो ऑर्बिट अभी आपके सामने है ये कहलाते हैं जनाब बोहर ऑर्बिट्स, क्योंकि ये बोहर की थ्योरी की बुनियाद पे है। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन अपने अपने डेफिनेट पाथ पे डेफिनेट ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते हैं। किसी भी एटम में हाइड्रोजन एटम के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस से बाहर अपने डेफिनेट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, ये इसका पॉसिबल पाथ बनाया गया है। तो बोहर थ्योरी के मुताबिक ऑर्बिट्स इस तरह से हैं, डिस्क्रीट हैं, हर इलेक्ट्रॉन का अपना डेफिनेट ऑर्बिट है और उस ऑर्बिट की एनर्जी डेफिनेट होगी और ये इस तरह से ऑलमोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ये बोहर ऑर्बिट्स हैं। और उसका पहला पोस्टुलेट क्या कहता है? ये बड़ी मजेदार बात कहता है। पहले पोस्टुलेट में ये कहा जाता है या उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट में जब तक वो अपने ऑर्बिट में हैं तब तक ना तो ये कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और ना ही कोई एनर्जी रिलीज करेंगे।
बल्कि अपने ऑर्बिट में रहते हुए जितनी जो उनकी एनर्जी है वो ही रिटेन रखेंगे और उसी एनर्जी से वो रिवॉल्व करते रहेंगे। ठीक है जी, पहला पोस्टुलेट हो गया। लेकिन मसला ये है कि ये जो बात है ये क्लासिकल फिजिक्स से कंट्राडिक्टरी है। क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक मैक्सवेल थ्योरी हमने पढ़ ली है कि जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करते हैं, और ये एक्सेलरेशन हो रहा है और कोई हो ना हो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन तो हो रहा है, वैसे भी कुछ हद तक एलिप्टिकल ऑर्बिट होते हैं, स्पीड में थोड़ी बहुत वेरिएशन आती है, तो एक्सेलरेशन तो है। तो अगर एक्सेलरेशन है, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन खारिज करते हैं। तो अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन खारिज करते हैं तो उनकी एनर्जी में कुछ ना कुछ कमी आनी चाहिए। अब क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक ऑर्बिट्स कैसे होने चाहिए कि अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस से गिर्द ऐसे करके, तो वो एक दो चक्कर काटेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन खारिज करेगा, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन खारिज करना चाहिए। तो जब वो एनर्जी खारिज करेगा उसकी अपनी एनर्जी में कमी आएगी, जब एनर्जी में कमी आएगी वो न्यूक्लियस के जरा करीब हो जाएगा, अगले चक्कर में और एनर्जी रिलीज करेगा, और करीब हो जाएगा, और एनर्जी रिलीज करेगा, और करीब हो जाएगा, तो वो तो बिलाखिर न्यूक्लियस में जा गिरेगा, उसे बिलाखिर न्यूक्लियस में जा गिरना चाहिए। तो क्लासिकली ऑर्बिट्स शुड बी ऐसे होने चाहिए, स्पाइरल किस्म के, जैसे मच्छर मारने वाली जलेबी होती है वैसे। क्लासिकली तो ये होना चाहिए क्योंकि वो एनर्जी रिलीज करना चाहिए। तो नील बोहर ने जब अपना ये मॉडल प्रेजेंट किया, उससे किसी ने पूछा, उसने कहा ना नील बोहर ने कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रहते हुए एनर्जी ना तो रिलीज करेंगे ना एब्जॉर्ब करेंगे जब तक वो अपने ऑर्बिट में है। अगर एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब करेंगे तो ऑर्बिट उनका फिर चेंज होगा। तो किसी सियाने बंदे ने सवाल पूछा जो सामने बैठे थे कि जनाब क्लासिकल फिजिक्स तो ये कहती है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे इसका मतलब है ये एक्सेलरेट कर रहे हैं, एनर्जी रिलीज करेंगे, एनर्जी में कमी आएगी, इनको तो न्यूक्लियस में जा गिरना चाहिए। आप कहते हैं कि वो हमेशा उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहेंगे विदाउट रेडिएटिंग एनी एनर्जी, ये कैसे पॉसिबल है? नील बोहर ने क्या जवाब दिया? गुड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब उसने कहा जनाब कि मुझे भी नहीं पता, जो मैं कह रहा हूं ये बिल्कुल वही बोहर के अल्फाज हैं, जो मैं कह रहा हूं बस आप इसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लें। इसका मतलब यही है कि पता पुता मैनू भी कोई नहीं, बस थोड़ी मेहरबानी गल मेरी सुन लो। अच्छा, मजे की बात क्या है कि होता ऐसे ही है जैसे बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है, एनर्जी नहीं रिलीज करता, अपने ऑर्बिट में रहता है, न्यूक्लियस में नहीं गिरता। क्लासिकल फिजिक्स तो इस बात को नहीं मानती, लेकिन इसकी रीजन क्या है पता नहीं। तो ये जो फर्स्ट पोस्टुलेट है बोहर थ्योरी का, ये कंट्राडिक्टरी है क्लासिकल फिजिक्स से, और इसी वजह से इसे सेमी क्लासिकल मॉडल कहा जाता है। क्लासिकल फिजिक्स से बाहर निकल आया, मॉडर्न तक अभी सवार के पहुंचा नहीं। और एक पोस्टुलेट हम डिस्कस करेंगे, इसका जो थर्ड पोस्टुलेट है वो मॉडर्न फिजिक्स से थोड़ा बहुत मैच करने वाला है। लेकिन बहरहाल बात यह है कि जो बोहर थ्योरी है, बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है, इट हैज नो स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक बेसिस। इस बात की कोई बेस है ही नहीं, उसने एक्सप्लेन ही नहीं की, अभी तक नहीं हुई, कोई स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक बेसिस है ही नहीं। तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं? अर्ली अटेम्प्ट है। और खास बात इसके बावजूद कि ये जस्टिफाई नहीं होता, इसके बावजूद इस थ्योरी की बुनियाद पे बोहर के हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक मॉडल है उसके मुताबिक अगर हम कैलकुलेशन करें तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के करीब 3 कैलकुलेशन इससे निकलती हैं। कोई और मॉडल अभी तक इससे ज्यादा बेहतर कैलकुलेशन ऑफर नहीं कर सका। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से क्लोजली मैच कर रही हैं, अगरचे रीजन का पता नहीं है, बेहतर तौर पे नहीं हम जान सके अभी तक। बहरहाल तो ये पहला जो पोस्टुलेट है ये क्लासिकल फिजिक्स से कंट्राडिक्टरी है, और क्लासिकल फिजिक्स तो इसको एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन है ऐसा ही, अल्लाह जाने क्यों। चलो दूसरा पोस्टुलेट क्या कहता है जी कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करते हैं, जैसा मैंने अभी कहा कि उनकी एनर्जी डेफिनेट है, डिस्क्रीट एनर्जी है, एंगुलर मोमेंटम डेफिनेट है, हर ऑर्बिट का डेफिनेट एंगुलर मोमेंटम है, हर ऑर्बिट का की डेफिनेट एनर्जी है, एंगुलर मोमेंटम डेफिनेट है, डिस्क्रीट है। और ये एंगुलर मोमेंटम कितना है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। h/2π है h कट के बराबर, यानी nh कट, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ अ फंडामेंटल वैल्यू। तो इसका मतलब है डिस्क्रीट वैल्यू है। और ये n क्या है? यहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी ऑर्बिट नंबर कह लीजिए, और पहला ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंजवां, सो ऑन। तो जनाब ये ऐसा क्यों है? कहना भाई मैनू नहीं पता, बस है।
हर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम डेफिनेट है, डिस्क्रीट है, और ये इतना है। पता नहीं कितना पता लगा उन्होंने। बोहर थ्योरी के ऑलमोस्ट एक डेकेड के बाद 1924 में जब डी ब्रोगली थ्योरी सामने आई तो उसकी बुनियाद पर फिर जस्टिफिकेशन इसकी हुई, लेकिन ये बहुत बाद में हुआ, उस वक्त ये नोन नहीं था। थर्ड पोस्टुलेट, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट में है तो कोई एनर्जी रिलीज या अब्सॉर्ब नहीं करेगा। अगर अपने ऑर्बिट से किसी और ऑर्बिट में जाएगा, अपने से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, लोअर ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? En माइनस EP, जितना दोनों ऑर्बिट्स के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस है। हायर ऑर्बिट का नंबर n है, लोअर ऑर्बिट का नंबर p है। तो अगर वो हायर से लोअर ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। कितनी एनर्जी? जितना दोनों ऑर्बिट्स के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस है। ये पोस्टुलेट है जो मॉडर्न फिजिक्स के साथ लगा खाता है, मैच करता है, क्लोजली मैच करता है। इसका आर्गुमेंट मॉडर्न फिजिक्स में है। ये उसी वक्त 1913 में जब ये थ्योरी पेश की गई उस वक्त ही ये बात आ चुकी थी सामने, E=hf के ये वो फोटोन खारिज करेगा जिस फोटोन की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी इतनी होगी जितना दोनों ऑर्बिट्स के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस है। तो जनाब ये तीसरा पोस्टुलेट तो उसी वक्त बोहर के दौर में ही जस्टिफाइड था, दूसरा 10 साल के बाद हुआ ऑलमोस्ट। तो पहला नहीं तो ना सही सानू की। तो जनाब ये जो एंगुलर मोमेंटम है डेफिनेट किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का, इसकी जस्टिफिकेशन की गई ऑन द बेसिस ऑफ डी ब्रोगली थ्योरी। तो हम इसको पढ़ने लगे हैं जनाब, डी ब्रोगली इंटरप्रिटेशन ऑफ, यहां मैं हेडिंग देता हूं जो बुक में भी है, डी ब्रोगली इंटरप्रिटेशन ऑफ बोहर्स थ्योरी या बोहर्स ऑर्बिट्स। तो बोहर ऑर्बिट जनाब अभी आपने देखे। अब हम डी ब्रोगली ऑर्बिट्स देखने जा रहे हैं। जनाब ये एंगुलर मोमेंटम क्यों है ऐसा, किसी भी ऑर्बिट में रहते हुए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्यों है ऐसा। एक और बात भी जहन में रहे कि हम जो बोहर थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं ये हाइड्रोजन एटम के लिए है, किसी भी और एटम के लिए बिल्कुल यही फॉर्मूले नहीं होंगे, थोड़ी सी वेरिएशन होगी। काफी हद तक ये एप्लीकेबल होगी बाकी एलिमेंट्स के लिए भी, लेकिन जितना अच्छे तरीके से, जितना बेहतरीन तरीके से ये हाइड्रोजन एटम में फिट आती है किसी और में फिट नहीं आती। जैसे जर्सी मैंने पहनी हुई है तो अगर ये मेरी है तो बिल्कुल मेरे फिट होगी, किसी और का पहन तो लेगा लेकिन इतनी मजेदार फिटिंग नहीं होगी, जुत्ती वड्डेगी, नाप सही नहीं है। तो बहरहाल इसे हाइड्रोजन एटम के लिए ही डिस्कस करेंगे। तो जनाब डी ब्रोगली थ्योरी की बुनियाद पर इंटरप्रिटेशन कैसे की गई बोहर ऑर्बिट्स की। जनाब पहली बात कि इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट में हैं, और अगर मैं अभी बोहर ऑर्बिट ही बनाने लगा हूं, ये न्यूक्लियस है, ठीक, पहले ऑर्बिट में जनाब यहां पे है। अब पहला ऑर्बिट कहां बनेगा, कौन इस बात को डिसाइड करेगा। पहली बात तो यह कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से इधर रिवॉल्व कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन होंगे हाइड्रोजन एटम में तो एक ही है, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये वजह बनेगी, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी जो कूलम फोर्स है। तो जितना इलेक्ट्रॉन करीब है न्यूक्लियस के उतना ज्यादा स्पीड से इसे रिवॉल्व करना पड़ेगा। हम ये कैलकुलेट भी करेंगे अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में। तो उतनी तेजी से इसे रिवॉल्व करना पड़ेगा ताकि ये न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींच ना ले, और ये न्यूक्लियस की अट्रैक्शन और इसकी स्पीड जो क्रिटिकल वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये बैलेंस होगी तो फिर ही ये रिवॉल्व कर सकेगा। तो पहला ऑर्बिट यहां बनेगा, दूसरा यहां बनेगा। अब हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बोहर के मुताबिक कि इलेक्ट्रॉन अपने डेफिनेट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अपने डेफिनेट ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे। तो जनाब अब ये कौन डिसाइड करेगा कि पहला ऑर्बिट यहां बना है, दूसरा ऑर्बिट यहां बना है। इस ऑर्बिट और इस ऑर्बिट के दरमियान में कोई भी ऑर्बिट मौजूद नहीं होगा, यहां पे कोई भी ऑर्बिट मौजूद नहीं होगा। ये फॉरबिडन एनर्जी स्टेट्स हैं, फॉरबिडन एनर्जी लेवल्स हैं, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ना ही हो सकता है। यहां से कोई गिरेगा तो यहां पे आएगा इस लेवल पे, यहां से जाएगा तो यहां पे जाएगा। अगर यहां तक जाने जोगी एनर्जी नहीं मिलेगी फिर यहां दरमियान में नहीं रह सकेगा। ऐसा क्यों है, इस बात का जवाब काफी हद तक हमें मिल जाता है अभी जो हम डी ब्रोगली इंटरप्रिटेशन डिस्कस करने वाले हैं ऑफ बोहर ऑर्बिट्स। तो जनाब डी ब्रोगली थ्योरी के मुताबिक अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल हैं तो जब ये रिवॉल्व करेंगे न्यूक्लियस के गिर्द तो
ये पार्टिकल, जो भी पार्टिकल मूव करेगा उसकी वेव नेचर होगी, उसकी वेवलेंथ होगी। तो इलेक्ट्रॉन भी जब रिवॉल्व करेंगे उनकी वेवलेंथ होगी। तो होगा ये कि इस न्यूक्लियस के गिर्द जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, फर्ज करें ये कोई ऑर्बिट है जिस ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करेंगे, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो जनाब इनकी डेफिनेट वेवलेंथ होगी। तो जब वेवलेंथ होगी, यहां से इलेक्ट्रॉन अपना सफर शुरू करेंगे, वापस यहीं पे आ जाएंगे, वापस यहीं पे आ जाएंगे। तो आप जरा इमेजिन कीजिए फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 8 स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था। अच्छा, मैं ये दायरा जरा छोटा करूँ क्योंकि हमने डायग्राम एक और भी बनाना है। ओए लो जी, ऐसे करके। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां से सफर शुरू करके वापस यहीं पे आता है तो वो स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में हमने क्या कहा था कि वो डिस्टर्बेंस इधर को गई, इधर को गई, यहां पे आके डिस्टर्बेंस मिल गई, वेव सुपरपोज कर गई। तो इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर है, उसकी वेवलेंथ है, तो वो वेव भी सुपरपोज कर जाएंगी। और अगर वो सुपरपोज कर जाएंगी तो बिल्कुल ऐसे जैसे इस रस्सी में हुआ था कि ओनली दोज स्टेशनरी वेव्स वर एडजस्टेड, ओनली दो स्टेशनरी वेव्स वर पॉसिबल जिनमें यहां से यहां तक ये कंप्लीट लूप बने थे। तो यहां पे भी अब पार्टिकल की वेव नेचर अगर होगी तो जनाब उसमें वो ऑर्बिट्स पॉसिबल होंगे, वो ऑर्बिट्स बनेंगे जिनमें पार्टिकल की वेवलेंथ ऐसे होगी कि कंप्लीट वेवलेंथ पॉसिबल होगी, कंप्लीट वेवलेंथ बनेगी। यानी कि ये कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसकी वेव भी, चूंकि वो बार बार एक ही पाथ को ट्रेस करेगा, इसलिए उसकी जो वेव्स हैं वो स्टेशनरी वेव्स के तौर पे बनेगी। और सिर्फ वही ऑर्बिट पॉसिबल होंगे जिनमें ये स्टेशनरी वेव्स इस तरह से बनेगी कि पूरे ऑर्बिट की जो लेंथ है, पूरे ऑर्बिट की जो लेंथ है, जैसे रस्सी में ये लेंथ थी रस्सी की, तो पूरे ऑर्बिट की जो लेंथ है, लेंथ का मतलब है सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। आर क्या है? ऑर्बिटल रेडियस। तो जो ऑर्बिट की लेंथ है यानी कि रेडियस है, ये अगर होगा इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है इलेक्ट्रॉन की? वो डी ब्रोगली थ्योरी के मुताबिक वेवलेंथ है h/p यानी कि h/mv। तो जनाब सिर्फ वही ऑर्बिट्स एस्टेब्लिश होंगे, बनने में कामयाब होंगे जिनमें ये जो वेवलेंथ है पार्टिकल की, ये इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ बनेगी। अगर इससे थोड़ा छोटा कर दें ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम ज्यादा हो जाएगी, छोटा करेंगे ज्यादा हो जाएगी, स्पीड ज्यादा हो जाएगी, स्पीड ज्यादा होगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो वहां पे जाके नया ऑर्बिट एस्टेब्लिश होगा, चाहे नीचे को जाए इलेक्ट्रॉन, चाहे ऊपर को जाए, जहां पे ये स्टेशनरी वेव्स इस तरह से सेटअप होंगी, इस तरह से बनेंगी कि इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, पूरी पूरी यहां से लेकर यहां तक एक वेवलेंथ है, तो 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, सिर्फ वही ऑर्बिट एस्टेब्लिश होंगे। अदरवाइज वेव्स डैम्प हो जाएंगी, यूं समझ लीजिए वो ऑर्बिट एस्टेब्लिश नहीं हो सकेंगे, उनकी एनर्जी परमिसिबल एनर्जी नहीं बनेगी, तो वो ऑर्बिट ही वजूद में नहीं आएंगे। तो यहां से थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि कहां कहां पे ऑर्बिट बनेंगे। तो जनाब आली 2 पाई आर इज इक्वल टू एन, लैम्डा किसके बराबर है? h/m/v के बराबर है। तो जनाब mv को इधर ले आइए, r के साथ मिलाइए, mvr इज इक्वल टू 2 पाई इधर ले जाइए, nh/2 पाई। तो आप देखें mvr किसके बराबर है? एंगुलर मोमेंटम के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। तो आप देखें ऑलमोस्ट 1 डेकेड के बाद डी ब्रोगली थ्योरी की बुनियाद पे ये पास्टुलेट तो जस्टिफाई हो गया, पहला नहीं हो सका। तो जनाब मतलब उस वक्त तो बोहर को यह भी नहीं पता था कि जनाब ये एक किसको पता था कि क्या कौन सा हाइपोथेसिस, कौन सी थ्योरी अभी सामने आने वाली, उस वक्त तक तो ये बात सामने आई ही नहीं थी। तो जनाब बहरहाल ये तो जस्टिफाई हो गया। अब आपने 2 तरह के ऑर्बिट पढ़े अभी तक, एक बोहर ऑर्बिट, एक डी ब्रोगली ऑर्बिट। बोहर ऑर्बिट में आपने सीधे बस प्रकार से दायरे लगा देने हैं। डी ब्रोगली ऑर्बिट में आपने ऐसे करके वेव्स बनानी है। ये डी ब्रोगली ऑर्बिट है। अगर आ जाए कि डिफरेंशिएट बिटवीन बोहर ऑर्बिट्स एंड डी ब्रोगली ऑर्बिट्स, जब आप थोड़े और बड़े हो जाएंगे फिर आप श्रोडिंगर ऑर्बिट भी पढ़ेंगे, श्रोडिंगर थ्योरी वाले।
तो जनाब ये अभी तक हमने बोहर थ्योरी के 3 पोस्टुलेट्स और उनमें से एक पोस्टुलेट की जस्टिफिकेशन डिस्कस की है ऑन द बेसिस ऑफ डी ब्रोगली थ्योरी। तो जनाब अब हम रेडियाई मालूम करेंगे कि रेडियस कितने फासले पे बनेगा न्यूक्लियस से और उसकी एनर्जी कितनी होगी, ये हम मालूम करेंगे अगली एपिसोड में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।